बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत उन किरदारों के दरमियान घूम रही है जिनका सियासत से तो किसी तौर ताल्लुक़ रहा, मगर उनका ताल्लुक़ हाल से नहीं माजी से है। पाकिस्तान के माजी के चंद किरदार पाकिस्तान की हाल की सियासत के ऊपर क्यों और कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, इनमें कौन सी बड़ी अहम शख्सियात हैं, इसके ऊपर मुकम्मल तफसील हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके साथ हम ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का मामला है या सोशल मीडिया की जो बंदिश का मामला है, वो मामला कम और एक मुअम्मा ज्यादा बनता चला जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आईटी एक डिफरेंट अपना स्टेटमेंट पेश करती हैं, जबकि जो पीटीए का इदारा है चेयरमैन उसके, वो एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। सोशल मीडिया की बंदिश क्यों है? फायरवॉल की तनसीब हो चुकी या फिर सबमरीन केबल का वाकई कोई इशू है? आखिर अवाम को सच से दूर क्यों रखा जा रहा है? क्या वजूहात हैं? आईटी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे इस पूरे मामले के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जिसके अंदर चंद किरदारों का इजाफा हुआ है। आमिर साहब, कल तक या चंद घंटे पहले तक माजी के एक किरदार जनरल फैज़ हमीद वो ट्रेंड कर रहे थे, मगर अब बाजवा साहब ने अपनी एंट्री दे दी है। जी, ये फैशनेबल पहले तो जनरल फैज़ का चल रहा था, ये अभी एक नया फ्लेवर उसके अंदर आ गया, आइसक्रीम के फ्लेवर्स नहीं होते, तो वो है जनरल बाजवा साहब का, के दरमियान में नरम गरम उनके मुतल्लिक होता रहता है। कभी जो है बुनियादी तौर पे तो मुनाफिकत का एक रवैया है कि जो चला जाता है उसके खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, और जो आने वाले को वो एक पेज से आप यकजान दो कालब वाली स्टेज आ गई है। तो ये जो एक मुख्तलिफ किस्म का रवैया है कि पिछले चंद दिनों से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक बड़ी खौफनाक किस्म की जो है एक कैंपेन ही मैं कहूँगा वो चल रही है, जिसका पता नहीं शख्साना किस बात का है और ये किधर जाएगी बात। क्या उनको भी सवाल ये है कि जनरल फैज़ वाली कोई ट्रीटमेंट होने जा रही है या क्या ऐसा होगा, ये देखना है। हुआ शुरू जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से। ख्वाजा आसिफ जो है वो वज़ीर दफ़ा भी हैं, जब वो कोई बात करते हैं फ़ौज के मुतल्लिक या किसी एक्स आर्मी चीफ के मुतल्लिक, तो उसका एक फिर और वजन आता है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी और होती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी पुरानी वो बातें बतानी शुरू हो गई कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक कर रहे थे, काफ़ी सख्त बातें की, मगर बाकी चीज़ों में उन्होंने इस बात को भी, ये पहले भी स्टोरी आती रही है, मगर उसकी बड़ी तफसील बताई कि कैसे जनरल एजाज अमजद, मेजर जनरल एजाज अमजद जो कि उनके सुसर थे बाजवा साहब के, उनकी गारंटियों की वजह से जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। तो लिहाजा ये सीनियरिटी की या ये बातें जो कहते हैं ना बड़ी तो बंद कर दे, मैरिट सीनियरिटी की तो बहस खत्म हो गई है। उन्होंने गारंटियाँ दी थी कि जनाब, और वो गारंटियों से बाद में मुकर गए। तो ये अब ये है कि ये नरम गरम रवैया चलता रहता है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब मतलब खुद ही पहले भी ये बता चुके हुए हैं कि कैसे वो उन मीटिंगों में सुसर साहब के बाद 2019 से मुलाकातों का सिलसिला था और जोड़ तोड़ का प्रोग्राम चल रहा था। पब्लिकली उन दिनों जलसों के अंदर जनरल बाजवा के खिलाफ बातें होती थी, मगर उस दौरान में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था, वो भी जारी था। और खुद ख्वाजा साहब जो हैं, उन जो सुसर के हल्का अहबाब था, वो एक ब्यूरोक्रेट्स का, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप था, जो शाम की महफिल बहुत ज़्यादा उनकी होती थी, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी उसमें शामिल होते थे। ये खुद उन्होंने अपनी उसमें बताया कि मेरी भी ऐसे ही एक मीटिंग के अंदर मुलाकात उनकी हुई। मगर अब वो जनरल फैज़ का तो सिलसिला जारी था, वो एक्सटेंशन जो ये हुई है, तो उससे सवाल आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। और ये क्योंकि तब्दीली होती रही है, इस वक्त जनरल बाजवा की सिचुएशन ये है कि दोनों ही मेजर जो पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ हैं। नवाज शरीफ सर तो कहते हैं, रिसेंटली भी कहा जी मुझे क्यों निकाला, जो है जब वो मुझे क्यों निकाला कहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जनरल बाजवा नहीं के दौर में निकले, तो जाहिर है फिर उन्हीं के ऊपर वो सारा बंदूक की नालियाँ उधर हैं। इमरान खान भी यही कहते हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने निकलवाया, तो निकाला, सो वो भी दोनों तरफ से निकले हुए हैं। मगर ये जो कभी नरम कभी गरम जो सिचुएशन है ये बदलती रही है। ये नून लीग खास तौर पे जो इतनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है बाजवा साहब के लिए, ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, और उसके बाद से फिर जनरल बाजवा की वो अहमद नूरानी साहब हमारे साफी भाई हैं, उन्होंने उनके एहसासों की खबर कर दी थी। तो
इन्होंने ये जो नून लीग की हुकूमती पार्टी थी, इन्होंने तरदीद देने की बजाय कि जनाब ये खबर गलत है, वो लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, पर्चे दर्ज करने शुरू कर दिया, बड़ा रिएक्ट किया था, उनके बचाव के लिए आया था। तो इसके पीछे अब ये इसरार है कि क्या वजह है कि ये एकदम से शुरू हो गया है। और उनका देखी फिर जाहिर है वो मीडिया के अंदर भी वो अभी तक काफ़ी जो सीनों में राज दफन थे वो खुलने शुरू हो गए हैं। जाहिद हुसैन हमारे दोस्त हैं, उनकी भी याददाश्त एकदम से ठीक हो गई है। उन्होंने अपनी एक मीटिंग का एक आर्टिकल लिखा है जो कि बड़ा उसके अंदर खौफनाक चीज़ें पढ़ने लायक है। सीनियर साफ़ी हैं, हमारे बड़े दोस्त भी हैं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें जो उसमें ख़ास तौर पे की हैं ना, एक तो उन्होंने कहा है कि जी जनरल बाजवा साहब जो है ना, इनको पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं इसकी बड़ी अदराक बड़ा कम था, इनको नहीं था पता, बातें करने का बड़ा शौक़ था, घंटों साफ़ियों को बैठा के बातें करते रहते थे। उसमें एक उन्होंने जो टोटा सुनाया है वो लिखा है, डॉन अखबार में छपा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक जो है मीटिंगों का बहुत ज़्यादा उनके फेवरेट हो चुके हुए थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपके जो बेटों का ये जो टीटी वाला केस है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का, जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ से पूछा, उन्होंने साफियों को बताया कि मैंने शहबाज शरीफ से पूछा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस है आपके ख़ानदान और बच्चों के बारे में, इसका उनका जी हमारे बच्चों से गलती हो गई थी। अब ये एक बहुत बड़ा एक इंकशाफ है। जाहिद हुसैन बड़े क्रेडिबल आदमी हैं और इसका कोई डिनाइल नहीं आया। तो ये अब इसका मतलब ये है कि वो बड़े बड़े केसेस, आपको याद है टीटी का केस, हुदैबिया के केसेस, ये वाले तो थे, तो वो तो गायब हो गए हैं और वो नैब की कानून के अंदर तरामीम करके किया गया और वो याद रहे कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, सारे केसेस लगते जा रहे हैं, उसकी पेशी नहीं लग रही, वो काफ़ी अर्से से लटका हुआ है क्योंकि वो है। मगर ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उस वक्त वो सर्विंग थे, ये मानना और कि जी शहबाज शरीफ उनके सामने माने कि जी वो बच्चों से गलती हो गई थी। सो ये अब एक तो ये खबर है, दूसरा ये है कि असल इशू ये है कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकेगा, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या पेशरफ्त होती है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर मतीन साहब। जी मीर साहब, ये जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से मामला शुरू हुआ, अब ये जनरल बाजवा की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। आपके ही प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफात किए अपनी पुरानी मीटिंग्स का, उनके ससुर के हवाले से। आज हमारे दोस्त जाहिद हुसैन ने उनको एकदम से पुरानी मुलाकातों की याद आ गई और उसमें उन्होंने बड़ा खौफनाक एक बम फोड़ा हुआ है कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में यह कहा कि जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है आपके ख़ानदान और बच्चों का, तो उन्होंने कहा बच्चों से गलती हो गई। तो मैंने कहा आपके पास भी बड़े ख़जाने इस तरह के दफन हैं सीने में, ज़रा हमें बताएं एक तो ये ट्रेंड और दूसरा क्या क्या कुछ बाजवा साहब के साथ ये मीटिंगों के मुतालिक अहवाल क्या होता रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि 2021 में जब एक सहाफ़ी थे असद तूर साहब, तो उन पर जब तशद्दुद हुआ तो उस पर जब हमने एहतजाज किया तो वो प्रेस क्लब के बाहर मैंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में मैंने जो मलफूफ अंदाज में गुफ्तगू की थी वो यही थी, देखें ये जो है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की और नवाज शरीफ ने करप्शन की और जरदारी साहब ने करप्शन की, छोटी बातें हैं। बाजवा साहब जब कभी हमारे साथ ग्रुप की सूरत में या कभी इंडिविजुअली गुफ्तगू करते थे तो ये जो सियासतदानों की करप्शन है ये पीछे रह जाती थी, वो बहुत आगे निकल जाते थे, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान के बहुत से जो स्ट्रेटेजिक नौयत के फ़ैसले हैं वो उन्होंने करने हैं और वो ऐसे ऐसे फ़ैसले खुद करके बैठे होते थे और फिर वो हुकूमत से भी करवाना चाहते थे कि जिसका मतलब ये है कि जो हुकूमत है ना वो उसके ख़िलाफ़ लोग अवाम सड़कों पे आ जाएं। मसलन इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पूरी एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की जर्नलिस्टों के साथ। तो मैं जब उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
और आईने पाकिस्तान उनके सामने इस तरह की बातें करता था, वो कहते थे छोड़े छोड़े ये सब हम देख लेंगे। मैंने कहा जी आप इमरान खान से ये काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कच्चा खा जाएंगे, वो तो पहले कहते हैं ये यहूदी एजेंडा, तो ये आप क्या करवाना चाहते हैं? वो कहते नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, मौलाना फजलुर रहमान को भी हम देख लेंगे। बाज बार डॉक्टरी के मतलब जो आप बता रहे हैं तो मुझे जनरल बेग का याद आ जाता है। गल्फ वॉर में उन्होंने कहा था हमें सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि उसने जीत जाना है अमेरिका से। तो ये जाहिद हुसैन साहब ने भी मोरलेस यही कहा है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके ऊपर उनका दराग या अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कमज़ोर थी। तो मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये नून लीग की हुकूमत, इन्होंने एक्सटेंशन भी दी, फिर पहले जो है उनके सासों के मुतालिक खबर बनी थी, उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया था, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, पर्चे करवा दिए। अब एकदम से जो बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब भी पुरानी पुरानी कहानियाँ लेके आ रहे हैं, तो क्या वजह? फिर अगर कुछ नहीं करना तो वाई? नहीं देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो उनके कहानियाँ सामने लाने की वजूहात कुछ और हैं, क्योंकि वो मेरे ज़ाती इल्म में है। क्योंकि कुछ 3-4 महीने पहले की बात है कि ख्वाजा साहब ने इसी तरह प्रोग्राम में बात की थी कि जो बाजवा साहब और फैज़ साहब हैं उनको कम से कम कौम से माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए कि जो उनका प्रोजेक्ट इमरान खान है वो फेल हो गया है। तो इस पर बाजवा साहब ने रिएक्ट किया और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को उनके एक बहुत ही करीबी साथी जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं और बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए धमकी दी। और जब वो धमकी दी तो उसके बाद ख्वाजा साहब जो है वो थोड़ा, आप शायद पता नहीं उनको कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ तो ख्वाजा साहब ने उसके बाद जो है ना वो फिर ये उन्होंने ये अपनी एक आदत बना ली कि वो जिस टॉक शो में जाते थे वो थोड़ा थोड़ा बाजवा साहब को उसमें ठूंगा मारते थे, और ताकि वो और ख्वाजा साहब जो हैं वो तड़पे, क्योंकि उनको पता है कि ख्वाजा साहब को उन्होंने बतौर डिफेंस मिनिस्टर बाजवा साहब के साथ बड़ा लंबा काम किया हुआ है, उनको उनके वीक पॉइंट्स का भी पता था। करते करते वो फिर उनके सुसर साहब पे आ गए और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो फैज़ हमीद के साथ पहली मुलाकात जो है वो जनरल एजाज अमजद के घर पे की थी। उस पर फिर फैज़ साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी सी लूज़ एक गैर मोहतात स्ट्रेटजी इख्तियार की और उन्होंने अपने एक फ़ोन से कुछ इस्लामाबाद के कुछ अहम सहाफ़ियों को फ़ोन करने शुरू कर दिए और कहा जी ये झूठ कहते हैं ख्वाजा आसिफ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। और वो फिर ख़बरें चलनी शुरू हो गई, एक्सक्लूसिव ख़बरें चलनी शुरू हो गई। और फिर ख्वाजा साहब जो है उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, वो फिर मज़ीद डिटेल लेके आए, फिर वो मज़ीद डिटेल लेके आए। तो ये एक तरह से एक सर्द जंग जो है वो ख्वाजा आसिफ वर्सेस जो जनरल कमर जवेद बाजवा है, जब वो जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसमें उस दौरान में जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और ख्वाजा साहब ने फिर मज़ीद उस जंग को तेज़ किया। फिर उसमें ये मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब आ गए। तो एक ख़बर चली थी 2-3 दिन पहले ख्वाजा साहब के बारे में कि उनको रोक दिया गया कि आप बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो मैंने ख्वाजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं रोका और हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में बाजवा साहब के बारे में मज़ीद इंकशाफात करूँगा। लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और बाजवा साहब की लड़ाई नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ साहब की और बाजवा साहब की एक ज़ाती लड़ाई है। जी, मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। आपने हमारे ऊपर जो फायरवॉल के ऊपर और जो कदगनें आ रही हैं, आप हमेशा सहाफ़ती मसलों के ऊपर जो है लीड करते हैं। ये आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं, मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से भी बात करें कि ये अदालतों में पहले भी गई है, मगर अदालतें, हालांकि पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, बेरोज़गारी हो रही है, नौजवान रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, मगर अदालतें पहले इतनी रिसेप्टिव नहीं रही हैं। जी देखें, ये जो मामला है इस पर मुनीज़ जहांगीर साहबा जो हैं उन्होंने एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी। इसी तरह एक फरीहा अजीज़ साहबा हैं जो डिजिटल राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की हुई है, लेकिन इस पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में है, इसी तरह की एक और दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में है। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे बहुत से जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी हमारा बड़ा हर्ज हो रहा है, और ख़ास तौर पे एक एजुकेशनिस्ट हैं तो उन्होंने 14 अगस्त को कुछ जो बच्चे हैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार बच्चे, उनकी ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस का एहतमाम किया था। उन्होंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करूंगी बच्चों को तालीम दे के, तो उन्होंने एक ऑनलाइन क्लास का एहतमाम किया था पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ
स्कूलों के बच्चे जो हैं उनको एक ऑनलाइन लेक्चर में वो इकट्ठा करना चाह रही थी, लेकिन इंटरनेट डाउन होने की वजह से वो नहीं कर सकी। इसी तरह मेरा भी एक यूनिवर्सिटी ने 14 अगस्त को एक लेक्चर रखा हुआ था और मैं तैयार बैठा हुआ था, उधर स्टूडेंट्स तैयार बैठे हुए थे और इंटरनेट डाउन था और मैं भी नहीं कर सका। उस दिन फिर मैंने फैसला किया कि हमें इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फिर अगर आप मेरी पिटीशन देखें तो मैंने उसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स का और बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स का ज़्यादा जिक्र किया। तो मुझे कोई जो है ना किसी सीधी सी बात है, किसी सहाफ़ती तंजीम ने या किसी मीडिया के इदारे ने नहीं कहा, मेरे पे ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो यंगस्टर्स का था, बच्चों का था। तो मैंने सोचा चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर देते हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें सहाफ़ती तंजीमें क्या आप तमाम सहाफ़ियों की इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं और बिल्कुल हमारी बिल्कुल सपोर्ट उसके अंदर है और हम इसकी कदर करते हैं। मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगा सियासी सूरत हाल पे कि एक ओवरऑल देखें तो एक तजाद नज़र आता है। एक तरफ आप देखें तो हमें गवर्नमेंट का इश्तिहार देखें या इस तरह के जो कैंपेन्स देखें, तकरीरें देखें तो एक बड़ा कॉन्फिडेंट जिस तरह दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। दूसरा जिस तरह ये IT के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी कपास की बड़ी बुरी खबर आई है कि 50% के करीब जो है ना वो कम फसल होगी, जिसके डायरेक्टली कारखाने बंद हो रहे हैं। उसके बाद IPPs का मसला है, उसके बाद कंपनियां पाकिस्तान से दौड़ रही हैं। सो ये गवर्नमेंट के व्यू में और हालात हाजरा एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस नजर आता है, क्या कहेंगे? देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का व्यू है और जो आवाम का जो इस वक्त व्यू है उसमें कोई ज़्यादा फासला नहीं है। सिर्फ हुकूमत जो है वो सड़क के उस पार खड़ी है और आवाम सड़क के इस पार खड़ी है और सड़क भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा अपने स्टूडियो से बाहर निकलें और कैमरामैन के साथ आप मंडे के दिन सिर्फ ये करें कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे कोशिश करें जल्दी उठ के आप जो फॉरेन ऑफिस है इधर आ जाएं। फॉरेन ऑफिस की मेन बिल्डिंग में ना जाएं, पीछे वाला जो रास्ता है उधर जाएंगे तो आपको उधर कुछ 600-700 नौजवान नज़र आएंगे जो लाइन में खड़े होंगे और वो सारे के सारे जो हैं उनको बाहर के मुल्कों में उनको नौकरियां मिल गई हैं, उनके वीज़े लगे हुए हैं, उनको सब कुछ उनका काम कंप्लीट है। उन्होंने सिर्फ अटेस्टेशन करवानी है और अटेस्टेशन फॉरेन ऑफिस ने करनी है। ये कि उन्होंने पैसे कमाने का नया तरीका बनाया कि वो नौजवान जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास वीज़े भी उन्होंने खुद लगवाए हैं, नौकरी भी उन्होंने खुद हासिल किया है, हुकूमत पाकिस्तान उनसे कहती है कि जाने से पहले भी तुम हमें 25-30 हज़ार रुपया दोगे, हम तुम्हारा कागज़ जो है उसको अटेस्ट करेंगे, फिर तुम पाकिस्तान से जाओगे। उन नौजवानों से जाके अगर आप बात करेंगे तो वो फिर आपको बताएंगे हुकूमत की शख्सियात के नाम ले लेके कि वो उनकी कितनी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। तो मैंने आपको ये वाक़या इसलिए बताया कि मैंने खुद 2-3 दफ़ा क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था, तो मैं सुबह 9 बजे अदालत लगती है, तो मैं 9 बजे जब गया तो वो ऊपर से घूम के आपको कन्वेंशन सेंटर से फिर दोबारा हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो मैंने 2-3 दफ़ा नोटिस किया कि फॉरेन ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो एक दिन मैंने गाड़ी रोकी और मैं उतर के गया, मैंने कहा यार आप इतनी लंबी लाइनें क्यों लगाई? उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हमें तो नौकरी भी मिल गई है, ये इनसे अटेस्टेशन कराने आए हैं और उसके लिए भी ये हमसे पैसे लेते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा, वो सारे के सारे जो हैं वो पढ़े लिखे नौजवान थे, उसमें IT एक्सपर्ट थे, उसमें इंजीनियर्स थे, उसमें डॉक्टर्स थे। ऐसे लोग बहुत कम थे जो मैकेनिक थे या AC ठीक करने वाले थे, जो छोटी छोटी जॉब के लिए दुबई या कतर वतर जा रहे थे। सारे के सारे जो ज़्यादातर जो 90% नौजवान हैं वो यूरोप और सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। तो इसलिए अगर हमारी हुकूमत जो है वो ये समझती है कि उसने पाकिस्तान में कोई IT का इनकलाब बर्पा कर दिया है, तो उनको चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और फॉरेन ऑफिस में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं है, बल्कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर अपने दफ्तर से उठें और वो जब राइट साइड की तरफ जाएंगे तो सामने ही उनको लंबी लंबी लाइनें नज़र आ जाएंगी और उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वो
डार साहब का तो आपने भी वो खबर देखी होगी कि फॉरेन ऑफिस ने भी नोटिफिकेशन इशू किया है कि नोट वर्बाल पहले देते थे, उनका अपना फॉरेन ऑफिस का अपने खानदान का, वो स्विट्जरलैंड गए थे, वो पूरा का पूरा खानदान ही उनका गायब हो गया और उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया है। तो फॉरेन ऑफिस के खुद लोग भाग रहे हैं। मेरे लिए आपने, मैं करूँ करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ ये सुबह उठाने वाली शर्त आपकी ज़रा सख्त है, इसके ऊपर ज़रा नरमी करें। तो बाकी आपकी बात को इंडोर्स करते हुए आतिफ मियां साहब ने अभी ये ग्राफ दिया है कि दुनिया में इस वक्त कहीं भी पाकिस्तान से, मुल्क से दौड़ने का सिलसिला कहीं भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पाकिस्तान के अंदर है। तो बिल्कुल ये आपकी बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब आपके टाइम देने का। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब का। चलिए आमिर साहब, और भी कुछ अहम मामलात में हमने बात करनी है, लेकिन ये आपने खूब कही, एक तो 600-700 नौजवानों की मीर साहब ने बात की थी, दूसरा ये सेनेट सेक्रेटेरिएट की जॉइंट सेक्रेटरी की फैमिली थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने सियासी पना ली। अगर आपकी इजाजत तो ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से अभी मीर साहब के हवाले से मैं बात कर रही थी, ये तो बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पर हमारी यूथ बाहर जा रही है, वहाँ पर ओहदेदार भी लोग जा रहे हैं जो बाकायदा तौर पे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, वो भी सियासी पनाह जो है वहाँ पर जाकर हासिल कर रहे हैं और भाग रहे हैं यहाँ से। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बुनियादी सवाल किया था कि गवर्नमेंट की ये जो है एक, आप देखें ना, आप जो तशहीर कर रहे हैं कि रोज़ वो तख्तियाँ वगैरह लगाने का, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं और करने भी चाहिए। मगर एक जो बुनियादी इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह के बिजली का चल रहा है, IT का चल रहा है, महंगाई का चल रहा है, ये बड़े बुनियादी इश्यूज हैं, इनको एड्रेस नहीं कर रहे और वो समझ रहे हैं कि ये कैंपेन्स के जरिए इस तरह की बातें करके लोगों से ध्यान हट जाएगा। ये वो ज़माने गए जब एक चीज़ को रिपीट कर करके, ये पिछली 20वीं सदी की सियासत 1990s की। नवाज शरीफ साहब के तो समझ आती है, उस दौर से नहीं निकले। शहबाज शरीफ साहब भी उसी में फंसे हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम ये जो तकरीर कर रहे हैं, और भाई ये तकरीरें तो PDM की गवर्नमेंट ने भी पूरी कर ली, निगरान गवर्नमेंट ने भी कर ली, सब ने करके देख ली। अभी लोग बहुत बाशऊर हैं, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज का लेवल है और उनके मसाइल हैं, उनको हल किए बगैर ये नहीं चल सकता। तो ये जो हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, जो मैं उनसे सवाल कर रहा था कि ये तजाद जो है कि सिचुएशन में, हकीकत के अंदर और उनके ये जो तकरीरों के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा यही है कि क्यों दौड़ रहे हैं फिर। और ये अभी मुसद्दका हो चुका है कि पाकिस्तान में पूरे खित्ते नहीं, दुनिया भर के उन मुल्कों में आ रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोग अपने मुल्कों से दौड़ रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो लीगली जा रहे हैं, जो कश्तियों पे जा रहे हैं, रोज हर हफ्ते ये खबर आ जाती है फलानी जगह पे समंदर में जहाज डूब गया इतने, और पाकिस्तानी हमेशा निकलते हैं, ट्रंकों में जा रहे हैं, पता नहीं किस किस तरीके से जा रहे हैं। सो डेस्परेशन है, एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट, वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। एक इकोनॉमिक कंडीशन है, दूसरा एक घुटन का माहौल भी है ना, सोशल मीडिया भी नहीं है, वो यार लोगों को एक चले पास टाइम मिला, पता इस मुल्क में कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है। आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अगर इतने नालायक हैं कि आपसे नहीं वो हैंडल कर रहा है इस तरह, उसके ऊपर अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे, तो फिर आपने क्यों ये पंगा क्यों लिया, मैं ये समझता हूँ। तो ये बिल्कुल है, मगर मैं ये इसकी ये बता दूं कि ये तफसीलात ये कि ये अभी जो हुआ है, ये हैदर अली साहब हैं, ये सेनेट के सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनकी फैमिली मार्च में जो है गालिबन स्विट्ज़रलैंड की उन्होंने सियासी पनाह की उन्होंने दरख्वास्त दी। पहले वो अपने वीज़े के लिए फॉरेन ऑफिस के ज़रिए नोट वर्बाल लेके सिफारिश आ जाती है कि ये हमारे सरकारी अफसर हैं, इनको ज़रा प्रायोरिटी के ऊपर लगाए, तो वो अक्सर एम्बेसीज वाले ख्याल करते हैं कि फॉरेन ऑफिस की ये रिकमेंडेशंस आई है। उसके बाद वो क्योंकि भाग गए, अब जो है ना नई उसकी गाइडलाइंस तब्दील की गई हैं कि जनाब आइंदा जो है जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है या फैमिली का भी वो है, तो इस तरीके से ये नहीं दिया जाएगा। तो ये आए दिन ये वाक़यात भी आते हैं, PIA के वाक़यात आते हैं कि यहाँ से एयर होस्टेसेस जाती हैं और वो पता चलता है कि वो उसमें अपना यूनिफॉर्म उतार के 5 स्टार होटल में थैंक यू लिपस्टिक के साथ लिख के थैंक यू PIA, वो गायब हो जाती हैं। ये सरकारी ओहदे आप देखें ना, एक सीनियर अफसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं,
जॉइंट सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा सीनियर अफसर होता है, 21वें ग्रेड का अफसर होता है। तो वो उनके ये बारसूख लोग, बहुत ताकतवर लोग, जब इनकी फैमिलियां सियासी पनाह लेके दौड़ रही हो, एक आम आदमी का क्या हाल होगा। मैं ये कह रही थी आमिर साहब कि ये बड़ी परेशानी की और तशवीश की बात है कि जो लोग गैर कानूनी, ये तो चलिए जिस तरह से भी गए, जो लोग गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि वो दरिया में डूब जाएंगे, समंदर में मारे जाएंगे, किसी जगह पर पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे वो, लेकिन वो भागना चाहते हैं, इस मुल्क से भागना चाहते हैं। अब आते हैं उस मामले के ऊपर आमिर साहब जिसमें हमें देखना है कि हम पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। जो फाफन है उसने अपनी एक रिपोर्ट आमिर साहब जारी की है जो जाहिर करेगी कि मुल्क भर के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या। अगर आपकी इजाजत तो मैं थोड़े से निकात देखने वालों के साथ शेयर कर लूं कि इस वक्त उन्होंने बताया कि 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 377 में से सिर्फ 25 ऐसी इंतखाबी दरखास्तें हैं जिनको निपटाया है। 377 में से 25 सिर्फ की गई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 377 जो दायर दरखास्तें थी उसमें से अगर हम परसेंटेज निकालें तो सिर्फ आमिर साहब 7% ऐसी दरखास्तें हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की। ये हमारा सिस्टम है कि किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। वो बताते हैं कि पंजाब के अंदर जो 6 ट्रिब्यूनल्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैरफाल है और उनमें जो दायर दरखास्तें हैं वो तारीख से यानी कि 180 दिन होते हैं, 180 दिन से भी आगे बढ़ चुकी हैं मगर उनको कोई नहीं पूछा। तरीकाकार ये है कि 180 दिन के अंदर जो हैं ये निपटाई जानी चाहिए। 180 का मतलब है 6 माह। तो ये फरवरी में इलेक्शन हुए थे, देख ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 माह तो अगस्त में हो गए, ये निकल चुके हैं। और यहाँ याद रहे आप और हम सब, ये इस खबर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई गई मगर ये इस वक्त देखें मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी जब तक मैं जो कह रहा हूँ बुनियादी मसलों का हल ही निकालेंगे। और इसके ऊपर पहले ही मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी पार्लियामेंट वर्सेस अदालत जो है आमने सामने खड़े कर दिए गए हैं, वो फैसला भी आना है। दूसरा ये जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स का इसका बैकग्राउंड ये है कि दरमियान में पंजाब के अंदर उन्होंने कहा जी अपनी मर्जी के वो रिटायर्ड जज लगाना चाहते थे। फिर उसके बाद अब ये वो इशू चल रहा है कि जनाब ये जो लगने थे ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी चलनी है या जुडिशरी की चलनी है, ये उसके अंदर अब जो है इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है कि एक तरफ बहुत बड़े भाषण आते हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कई दफ़ा कि देखे ना छुट्टी पे लोग चले जाते हैं और अपना काम नहीं करते। तरमिला साहब के लिखा गया जी कि जी वो फैसला नहीं लिख के गए। तो ये भाई साहब जो सिलेक्टिवली कुछ धड़ाधड़ कुइयों को पहिए लगे हुए हैं और जिनको स्लो डाउन किया हुआ है, ये केसेस हैं जो कि बुनियादी केसेस हैं। ये दोबारा ये लिस्ट में था मगर वो बताया जा रहा है कि अब आगे चला गया है, इनके ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा वहाँ जान के। और ये जब ये 80-180 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर ये मज़ीद होगा। देखिए आमिर साहब 90% जो ये पंजाब के हवाले से बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि फॉर्म जो 45 है उसमें 90% जो फॉर्म है वो तो वैसे डूबियस है, मशकूक है, जिनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स ही मौजूद नहीं है। ये हालात हैं। इसका समझ तो आती है, सियासी वजह तो समझ आती है कि ये पत्तन की जो रिपोर्टें आ चुकी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के हल्के के मतलब कि उनके जो है 105%, 110%, मतलब एक हल्के के अंदर रजिस्टर्ड वोटर से भी जो है 10% ज्यादा वोट पड़े हुए हैं। अगर 100 वोट है तो वहां पर 110 से 115 30-40% का फर्क है कि जो लोग आए उन्होंने 2 वोट का उनको इजरा किया गया, कौमी असम्बली में डाल के प्रोविंशियल में डाला ही नहीं है। तो वो जिस तरह की उनकी कहानी है, जिस तरह से रोहन चौधरी की, अब सबसे बड़े लाहौर के लीडर रोहन चौधरी साहब बन गए हैं और मतलब है कि वो अभी नजर आ रहा है उसकी वजूहात कि ये क्यों लेट हो रही हैं, मगर उनको लटकाए बगैर ये फिर ये इदारों का भी तो तमस्खुर उड़ाने वाली बात है ना। इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन का आप देखिए जब जजेस इलेक्शन कमीशन की मर्जी के लगेंगे ये फैसला करना है कि जो मशवरा है वो मीनिंगफुल, वो क्या इलेक्शन कमीशन का फाइनल चलेगा या वो चीफ जस्टिस साहब का या जज साहब का लाहौर हाई कोर्ट का चलेगा। तो अब ये इसमें हमेशा ऐसे मामलों के अंदर एक मंतक जो होती है वो हमेशा टांग जो है
ऊपर हमेशा अदलिया की रखी जाती है, क्योंकि इंसाफ करना होता है, और ये इलेक्शन कमीशन तो कहीं भी किसी भी इंसाफ के पैमाने पे पूरा आता ही नहीं। ठीक है, इसकी एक और चीज भी आमिर साहब आपकी इजाज़त से ऐड करके फिर हम जरा कॉटन की तरफ चलेंगे। इसमें फाफर ने यह भी दर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन की चूंकि आपने बात की, उन्होंने कहा जो ट्रिब्यूनल्स के सामने दरखास्तें दायर हुई हैं उनमें ना तो सही तादाद अभी तक रिपोर्ट की गई इलेक्शन कमीशन ने, और ना ही उसकी जो ज़ैली तफसीलात है उनको जारी किया गया या जाहिर किया गया। ये भी फाफिन की रिपोर्ट कहती है, जो जाहिर करती है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार काफी हद तक इस मामले के अंदर मशकूक है। चलिए इसके ऊपर भी आमिर साहब मजीद हम देखते रहेंगे। अब आते हैं अपने टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ, जो कि शायद बहुत ज्यादा ना हो जाए लेकिन आखिरी सांसों ही भर रहा है आमिर साहब, जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की हालत है। ये सिर्फ टेक्सटाइल का मसला नहीं है, जो कपास की फसल खास तौर पे, बाकी भी जाहिर है गंदम की आपको पता है आगे बहुत बड़ा इशू हुआ कि जब स्पोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी और उनकी जो आधी कीमत के ऊपर जब ये उनको अपनी फसल बेचनी पड़ गई थी, ये उस वक्त सवाल उठा था, ये कहा गया था कि किसान के पास जब पैसे नहीं होंगे तो अगली गंदम की फसल भी मुतासिर होगी और कपास की फसल जो है उस पर खर्चा ज़्यादा होता है। तो वो पहले ही हमारा वो लॉस था, तो अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और कपास जो है सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं है, एक तो ज़राअत के लिए कि किसान जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबर फोर्स जो है वो मुंसलिक ही उससे है। कपास किसान को अफेक्ट करती है, किसान के पास पैसा नहीं आता तो वो सर्कुलेशन में नहीं आता, कारोबार मुतासिर हो जाते हैं। कारोबार से फिर जो है इंडस्ट्री जो है सिर्फ टेक्सटाइल और बाकी इंसिलरी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर स्पिनिंग भी आ जाती है, जो है गारमेंट्स भी आ जाते हैं तमाम ही। तो वो ये कहा जाता है कि ये काफ़ी सालों से वैसे तो मसला जारी है, मगर 1 मिलियन बेल का जब कमी होती है तो उसका $2 बिलियन का इम्पैक्ट आता है ओवरऑल। अभी वहाँ पे सूरत हाल आई है कि बड़ी ही, मैं समझता हूँ ये नंबर 1 स्टोरी होनी चाहिए थी कि ये बताया जा रहा है कि अभी तक की जो कटाई हो रही है, कपास की चुनी जा रही है फसल, उसके अंदर जो है 50% का, ये पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन कह रही है कि 50% का फ़र्क आ रहा है कि जो 1.075 मिलियन बेल्स जो हैं वो सिर्फ अगस्त तक आई हैं, जो कि 2.11 होनी चाहिए थी, जो कि 50% कम है। अब ये बहुत बड़ा 50% की कमी बहुत ज़्यादा है। याद रहे कि पहले ही हमारा पिछले साल 10 मिलियन बेल्स का टारगेट था, तो वो 8 के करीब आई थी। इस दफ़ा दोबारा बताया जा रहा है कि जनाब टारगेट मीट नहीं हो पाएंगे, ये 8 और 8.5 का होगा। हमारी जो ज़रूरत है, याद रहे कि अगर 8 मिलियन बेल्स आती हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो ज़रूरत होती है वो 12.13 मिलियन होती है। सो ये $4-5 मिलियन का जब आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि और चारा नहीं होता, हमारी ज़रूरत इतनी है। एक तो आपको इंपोर्ट बिल के अंदर डॉलर का खर्चा, वो आपको आपके डॉलर के ऊपर, आपके करंट अकाउंट के ऊपर ये असर पड़ेगा कि हमारे पास डॉलर का एक इशू रहता है ना, IMF के इधर तरले करें, जो कि अभी तक बाय द वे 28 की जो उनकी तारीख है मीटिंग की, उसके अंदर एजेंडे में भी नहीं है। सो अभी वो फैसला भी होना है कि देना है नहीं देना। सब्सिडीज के ऊपर बताया जा रहा है, उनको बड़े ये जो बांटी जा रही है ना बिजली की सब्सिडियां, उसके ऊपर IMF को काफी एतराज की रिपोर्टें आ रही हैं। सो ये $5 मिलियन का बेल्स का जो फर्क पड़ेगा, इससे आप $10 बिलियन का, आप देखें कहाँ 1-1, 2-2 बिलियन के लिए तरले कर रहे हैं, हम रोल ओवर्स करवा रहे हैं, कहाँ पर ये $10 बिलियन का इम्पैक्ट है। और जब ये फैसले किए जा रहे थे उस वक्त हम तरला कर रहे थे, खुदा के लिए किसानों को पैसा देना, कोई बाहर नहीं जाना, मगर इससे किसान तरक्की करता, मुल्क तरक्की करता और वो होगा। अब क्या है कि पहले ही टेक्सटाइल के ऊपर वो IPPs का मसला चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब बिजली इतनी महंगी की वजह से हम नहीं, हमारी वायबल नहीं रही इंडस्ट्री। पूरा जो पाकिस्तान की सनत और एप्टमा समेत ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो मानी जाती है और सबसे सनत की और इंडस्ट्री की और ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन FPCCI है, फेडरेशन ऑफ जो है वो है चेंबर्स की। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि जनाब ये किया जाए, पहले ही वो बिजली पे रो रहे हैं कि इतनी महंगी में हम नहीं कर सकते हैं। कारखाने फैसलाबाद के बताया जा रहा है 100 कारखाने वहाँ पे बंद हो गए हैं, वो बंद हो रहे हैं। अब ये जब ये आएगी कि कॉटन भी बाहर से मंगवाई जाएगी, जब मंगवाई जाएगी तो एक तो हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ेगा, दूसरा फिर ये है कि वो महंगी होगी।
लोकल कॉटन अगर अपनी उगाते हैं तो फिर सस्ती मिल जाती है और किसान का भी भला होता है। सो इसका मल्टी प्रॉन्ग्ड जो है इसका एक इम्पैक्ट है कि किसान के लिए भी नुकसानदेह, आवाम के लिए भी नुकसानदेह, इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदेह, इकॉनमी के लिए नुकसानदेह और हुकूमत के लिए कि जब स्टिच एंड टाइप सेव्स नाइन, जब सही वक्त था कि किसानों को अब वो कहते हैं कि जी हम इतने कर्जे दे रहे हैं, भाई उनको जो जायज़ पैसा भीख देने की बजाय या कर्जा देने की बजाय उनको उनकी उजरत सही दे दी जाती वक्त पे, तो वो मामला की जरूरत ना पेश आ रही होती। पोलिटिकली तो अच्छा था, इनको ही दुआएं लोग देते, इनको वोट भी देते और इनके मुतालिक अच्छे अल्फाज भी करते, वो करने की बजाय अब आप एहसान करके उनको कर्जे भी दे रहे हैं फिर उसकी तशहीर भी कर रहे हैं। तो ये कॉटन की खबर को हम उतना लिफ्ट, ये 2-4 रोज की पुरानी खबर है, मगर किसी दूसरे क्लासेज में कुकरी बता दूं कि एक और जो यहाँ पे फिगर्स की नहीं समझ आती कि जिनस की एसोसिएशन कह रही है 50% कमी होगी और ये पंजाब की गवर्नमेंट की जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस है वो कह रही है कि नहीं ये जो है ना इतना फ़र्क नहीं है, मगर जो वो भी फिगर दे रहे हैं वो 50 की बजाय 19.4% कह रहे हैं कि कम होगी। 19.4 भी बड़ी तकलीफ दे है, मगर पहली इंपॉर्टेंट बात यह है इतना मार्जिन फ़र्क का क्यों आना चाहिए? आप पॉलिसी कैसे बना सकते हैं जब दो इदारों का इतना गैप आ रहा है? कह रहा है जिनस एसोसिएशन कह रही है कि 50% की कमी है और ये कह रहे हैं कि जनाब 19% की है। सो ये अपने एक तो फिगर्स ठीक कर लें। पहले भी जो है चीनी की दरामद पे, गंदम की दरामद पे यही इशू आया, उन्होंने कहा हमें तो जो पंजाब से फिगर्स आते हैं तो ये फिगर्स अपनी मर्जी के मुताबिक ट्विस्ट कर लेते हैं, जब इंपोर्ट करने के पैसा बनाना हो तो तब और फिगर आ जाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए और फिगर्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, महंगाई होती है, ये सारा एक विशेष साइकिल है। आप जितनी खतरनाक बात आमिर साहब कर रहे हैं और आपने बताया 2-4 दिन पुरानी ये पूरी स्टोरी है जो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि हुकूमत के कान पे जूं तक भी रेंगी हो। मैंने नहीं कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट या कोई इतनी तशवीश देखी हो किसी के चेहरे पर नजर आ रही हो कि वो समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब ये जो अपना शोबदाबाजी कर लेते हैं ये तकरीरों से या इश्तिहारों से, ये इश्तिहारों से मसले हल नहीं होंगे जब तक ये बुनियादी मसाइल को हल नहीं निकालेंगे। पॉइंट ये आते हैं तो इस पर IT की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी ये कहने वाली थी। अभी हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे जितनी तशवीशनाक खबर आमिर साहब ने दी है उतना ही बड़ा तशवीशनाक जो मामला है या मुअम्मा है वो पाकिस्तान के अंदर हमारे IT सेक्टर को लेके। एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी का ये हाल है, दूसरा IT सेक्टर की जो सूरत हाल बन रही है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे IT के, जो बात करेंगे और बताएंगे कि IT का इनफैक्ट मामला क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। अब हम उस मुअम्मे की, मैं मामला तो नहीं कहूँगी आमिर साहब, अब मुअम्मे की बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली सोशल मीडिया के बंदिश के हवाले से है, सोशल मीडिया की ऐप्स के स्लो डाउन होने की वजह से है। मुझे ये बता दें आप आमिर साहब के सवाल तो यही बनता है कि बिलीव किस पे करना है? वज़ीर IT पे बिलीव करना है, चेयरमैन PTA पे बिलीव करना है, किसके वर्ड ऑफ माउथ पे आपने बिलीव करना है कि इनफैक्ट हो क्या रहा है पाकिस्तान जी? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ये मैं समझता हूँ सबसे अहम मसला ये है। Exactly. क्यों? इसलिए कि इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार है। जो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स आ रहे हैं कि जी 500 मिलियन का ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं इनका नुकसान हो गया, फिर लाखों नौजवान बेरोजगार जो हैं वो जो बेचारे अपनी रोटी रोजी कर रहे हैं। सर मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, मुझे नहीं था पता कि दुनिया में सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे काम बच्चे कर रहे हैं वो हम तीसरे नंबर पर आते हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट क्लेम करती है आज भी कि जी हम $25 बिलियन के IT से ला रहे हैं और जी ये है, दूसरी तरफ से एक अजीब कॉमेडी चल रही है, कभी मान लेते हैं कभी नहीं है। शिजा फातिमा बीबी ने कल परसों ये कहा कि जी हम कुछ कर ही नहीं, IT मिनिस्टर है पाकिस्तान की। आज जो है ये बताया गया कि 2-3 चीजें, उन्होंने जी वो नहीं, ये इंटरनेट का नहीं मसला, ये तो मरीन केबल की वजह से मसला है कि वो खराबी है। हाँ। और बड़ा जो इन्होंने चेयरमैन PTA हैं इनकी तरफ उनका जवाब ये था कि ये सिर्फ 5-7 दिन का मसला हुआ है और ये 27 अगस्त
अगस्त तक ठीक हो जाएगा, कोई उन्होंने उसको ज़्यादा वो नहीं किया। अब उनका बयान और जो मार्केट की खबरें आ रही हैं, और बड़ा ये भी लॉस भी उनका जी 30 करोड़ का लॉस हुआ है इस टाइप का, तो ना तो जितनी इसकी गंभीरता है उसका उनकी उससे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लोग एक साल से चीखे मार रहे हैं, और पिछले चंद महीनों से तो बहुत चीखे मार रहे हैं कि जनाब ये कोई 5-7 दिन का मसला नहीं है, बड़ा पुराना है। और दूसरा जो एक बुनियादी सवाल था उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, जो कि उमर यूब साहब ने पूछा। उनके जी आप कह रहे हैं कि वो फायरवॉल नहीं, उन्होंने कहा जी हम इसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं वेब का। तो उन्होंने कहा, जो पूछा उमर यूब साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि इसका स्कोप क्या है इस फायरवॉल का, क्या इदारे इंटरनेट कॉल्स रिकॉर्ड और डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया बिल्कुल भी। और साथ में उन्होंने कहा कि जनाब मेरा कोई नहीं, हुकूमत से जवाब लें फायरवॉल का। हुकूमत हमें कहती है पीका के कानून के तहत हमारे पे लाजिम है कि हम वो कहें। अब हुकूमत एक तरफ तो कहती है हम कहते नहीं हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि हम तो ऑर्डर पे चलते हैं, हमें जो हुकूमत कहेगी और हुकूमत के पास कानून के तहत ये इख्तियार मौजूद है। तो ये एक तो डिनाइल है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ अली एहसान साहब हैं, ये IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। अली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया है, इसको बड़ा मैं समझता हूँ कि बिलिटल किया है, क्योंकि इतना बड़ा एक्चुअली 5-7 दिन का मसला है और लॉस का भी ऐसी 30 करोड़ रुपए का लॉस है। तो हमें समझाएं कि इसका स्केल क्या है और इससे क्या फर्क पड़ रहा है। जी शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। जी इस वक्त जितना ये इशू संजीदगी से डील करना चाहिए उसके खिलाफ में हमें नजर आ रहा है कि लोग मजाक बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक कॉमेडी शो में बैठा हूँ। पहले मुझे बताया जाता है कि VPNs की इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है, फिर हमें बताया जाता है कि एक्चुअली एक फॉल्टी सी केबल हो गई है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या गवर्नमेंट के दो इदारों में आपस में स्टोरी उनकी सिंक क्यों नहीं कर रही। मैम शजा की आज की कहानी और उनकी हफ्ते पुरानी की कहानी आपस में सिंक क्यों नहीं कर रही। मुझे तो लगता है कि अगर ये वाकई ट्रू है कि वापस से एक शार्क की वजह से हमारी केबल डाउन हो गई है, तो हमें फौरी तौर पे एक सिक्योरिटी टीम को सेंड करना चाहिए ओशन के अंदर, और ये जो दहशतगर्द शार्क है सबसे पहले हमें इसके साथ डील करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है और गवर्नमेंट कह रही है 30 करोड़। आई गेस वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के नंबर्स नहीं। दहशतगर्द पहले सुना था, वो पता चला कि ये एक शार्क है, वो दहशतगर्दी करके सिर्फ हमारी केबल ही पूरे खित्ते की में वो हमारी केबल को ही काटी जा रही है। मैं भी कह रहा हूँ फायरवॉल इन्होंने बना ली है, इनको तो एक आयरन वॉल बनानी चाहिए उस केबल कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार वो थ्रू जाके बॉर्डर क्रॉस करके हमारी केबल काट देती है और हमारा $मिलियंस का नुकसान हो रहा है, तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट उस साइड पे भी करनी चाहिए। अब थोड़ा सा संजीदगी से इसके ऊपर बात करते हुए, $300 मिलियन का जी नुकसान है। हमारे लिहाज से ये ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 10% बनता है। रेपुटेशनल लॉस अपनी जगह, हर रोज हमें कहानी मिल रही है कि ये टॉप IT कंपनी का इतने $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लूज हो गया, इतनी बड़ी IT कंपनी जो थी वो इतने $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की निगोशिएशन थी, तो घंटे के लिए उनका इंटरनेट बंद हो गया। और ये मईशत की, लोगों की रोजी रोटी की बातें हैं और हम इसको इतना लाइटली ले रहे हैं कि हमने कहा कि जी फॉल्टी सी केबल है जो 7 दिन बाद जाके सही होगी। तो क्या 7 दिन के लिए हम धंधा बंद कर दें, लोगों को घर भेज दें, उनकी नौकरियां और नौकरियों से उनको रिमूव कर दें? डैमेज हो रहा है, कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रही, हमारे साथ मुशावरत भी नहीं की जा रही कि जी ये मसले आ रहे हैं, हमें इसको किस तरह करना चाहिए। हम हर रोज ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कोई एक संजीदा बंदा हाथ लगे जो बताए कि जी हम समझते हैं कि आपका मसला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि VPN का भी जो अगर फर्ज करें मान भी लिया जाए तो VPN भी तो गवर्नमेंट ने ही बंद किया है ना, एक्स जो बंद किया हुआ है उसकी वजह से VPN इस्तेमाल हो रहा है, पहली बात। दूसरा, उनका एक आज जो नया एक उसमें से कट्टा खुला है कि ये बताया गया कि ये 2019 में PTI की गवर्नमेंट में हुआ। चलें
जी मान लेते हैं वो हुआ, मगर बुरी चीज़ तब भी हुई, ये कब हुई इम्पॉर्टेंट नहीं है, असल बात यह है कि उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। फ़र्ज़ करें ये भी मान लेते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, मगर बजाय सिक्योरिटी के वो चंद लोगों को पकड़ने का सिस्टम आपका इतना ख़राब है कि पूरे पाकिस्तान और पूरी एक सेक्टर IT सेक्टर का गला घोंटना है, तो ये कोई तुक नहीं बनती। लास्ट से ये मैं चाहूँगा कि ये महसूस जो हुआ है ये तो चंद महीनों में हुआ है, हुआ होगा ये ऑर्डर ये इमरान खान की गवर्नमेंट में, मगर उस वक्त इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई थी। देखिए, मेरे ख्याल में आप तो बहुत सारी चीजें मानने के लिए तैयार हैं, हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी कम चीजें मनवाएं। पहली तो बात है जी कि ये फायरवॉल का जो सिस्टम है जिसको वेब मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं, वो 2013 से किसी फॉर्म में पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है और यकीनन दुनिया में सारे ममालिक कुछ ना कुछ फायरवॉल इस्तेमाल करते होंगे। सवाल पूछने वाला ये है कि अगर 2013 से ये सिस्टम चल रहा है तो इंटरनेट जो है वो 2 हफ्ते पहले क्यों इतना बुरा खराब होना शुरू हुआ है? फायरवॉल्स बिल्कुल और ममालिक में इंस्टॉल होते होंगे, क्या उसकी वजह से उनका इंटरनेट चलना बंद हो जाता है? हमारे ख्याल में ये जो कह रही है कि VPNs की वजह से CDNs कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स बाईपास हुए हैं और उसकी वजह से इंटरनेट स्पीड नहीं चल रही, तो कम से कम ये बयान आधा तो सच है, क्योंकि बिल्कुल CDNs आपके इस वक्त बाईपास हो रहे हैं। ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की वजह से बाईपास हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है वो CDNs के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये अब उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे जो पाकिस्तानी होते हुए बात समझ नहीं आती कि ठीक है गलती हो जाती है, वैसे शायद कौमी सतह पे इंटरनेट रोल आउट करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, मगर अगर गलती हो गई है तो माने, बताएं क्या हुआ है, मशवरे करें IT के माहिरीन के साथ। हम IT की एसोसिएशन है, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, तो इनका मसला भी हल कर सकते हैं, मगर नहीं, हमने मसले को डिस्कस नहीं करना, हल नहीं ढूंढना, हमने एक के बाद एक स्टोरी सुनानी है कि ये जो दहशतगर्द शार्क थी जिस पे रोजा रखा हुआ था उसने इफ्तार करते वक्त पूरे मुल्क की मईशत का कबाड़ा निकाला। नहीं, VPN का आर्गूमेंट जो है वो एक फनी लगता है। एक तो ये आप वाली सही बात है कि इकरार करें, पूरी बात करें, उस पर हुआ है कि अवाम को भी डाल दिया गया, अवाम जो कि VPN यूज कर रही है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर से लेके सारी काबीना उसको यूज करके ट्वीट्स कर रही है, वो तो है, मगर ये इतनी इनकी क्या कहें कैपेसिटी इशू है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर वो कंपैटिबल नहीं था ये सॉफ्टवेयर जो है VPN के साथ, तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये इतने बड़े IT के डिपार्टमेंट्स हैं, इनको नहीं पता, ये तो बच्चों का ही काम है। देखिए 10 साल से, अगर मेरी बात सच है, जो रिकॉर्ड प्रूव करेगा कि डेफिनेटली सच है, 10 साल से सिस्टम रोल आउट हुआ है, 3 बार लोकल वेंडर्स के थ्रू इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। हम उन लोकल वेंडर्स को जानते हैं जिन्होंने इस बार नहीं डिप्लॉय किया। अगर 10 साल से सिस्टम स्मूथली चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ी उसको इतना अपग्रेड करने की, एक नया वेंडर लाने की? वो कौन सा वेंडर है और कौन सा प्रोडक्ट है जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के साथ सही तरह नहीं चल रहा? किस लेवल की सर्वेलेंस इंस्टॉल की जा रही है? कि देखें, मैं मानता हूं कि डिजिटल टेररिज्म और साइबर अटैक्स गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन नेसेसरी है एक डिग्री के लिए, मगर IT इंडस्ट्री इससे क्यों मुतासिर हो रही है? हमारे ऊपर कौन से सोशल मीडिया कर्व्स हैं? हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, हमें इसका बाईपास क्यों नहीं अवेलेबल किया गया मईशत को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्या कौम की जो इस वक्त हम नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं, क्या कौम की मईशत को प्रोटेक्ट करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? और अगर है तो ये किसकी हम गलती माने और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको क्या सजा मिलेगी? नहीं, ये भी एक इशू आया, जिस तरह आपने कहा हमें बताया नहीं जा रहा। आज फॉर एग्जांपल शिजा फातिमा बीबी शायद उस मीटिंग में नहीं आई, तो गवर्नमेंट जब आती है वो PTA की तरफ इशारा कर देते हैं, PTA वालों ने गवर्नमेंट की तरफ कर दिया, बीच में रुल गए हम और आप, और सवाल यही वाला आ जाता है कि जनाब ऐसी क्या डेस्परेशन थी कि सोशल मीडिया का बयानिए को बयानिए से चेंज करते हैं कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो स्किल्स भी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर भी कंपैटिबल नहीं है, फिर एकदम करवा के इतना बड़ा नुकसान कर दिया और मान भी नहीं रहे। आप इमेजिन करें कि हम खुद कंफ्यूज हो गए। हमें जब इन्होंने कहा ना कि जी सब कुछ सही चल रहा है, तो हमने सर्वेस करवाए देखने के लिए कि कितना कुछ सही चल रहा है। सर्विस के तहत हमें पता लगा है कि इस वक्त पाकिस्तान की IT कंपनीज में 60% ये कह रही हैं कि इंटरनेट सही तरह नहीं चल रहा, 40% उनमें से कह रही हैं कि
ब्रॉडबैंड शायद चल रहा हो, मगर मोबाइल नेटवर्क जिसको हम यूज करते हैं अपने रिमोट वर्क के लिए वो सही तरह नहीं चल रहा। और एक और सर्वे में हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आई है कि 50% हमारी आईटी कंपनीज कह रही हैं कि हमें कुछ ना कुछ माली नुकसान हुआ है, और 20% ये कह रही हैं कि हमें बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है, $10 मिलियन से ज्यादा का। आप ये डेटा को एक साइड पे देखें कि ये क्या आईटी कंपनीज जो अपना बिजनेस चला रही है पाकिस्तान में, क्या ये झूठ बोल रही हैं कि हमारा नुकसान हुआ है और हमें इंटरनेट चलता हुआ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो सारे आईटी के माहिरीन हैं, या हम ये कहानी माने कि जी वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया, या जो आज कहानी सामने आई है कि अंडर सी केबल की फॉल्ट है। अंडर सी केबल की अगर फॉल्ट हो तो सारा नेटवर्क चोक्ड होना चाहिए। अंडर सी केबल की वजह से व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे डिलीवर होना बंद हो गए? ये बहुत अच्छा सवाल है। बस ये तकलीफ ये इसलिए भी होती है कि ये यूथ के कन्वेंशन चल रही हैं, रोज यूथ की कोई ना कोई स्कीम का टीवी के इश्तेहार अनाउंस कर दिया जाता है, मगर ये डायरेक्टली ये टारगेट ही यूथ को कर रहा है, उनको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये वो बेरोजगार बच्चे हैं जिनके पास वो घर में बैठे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं और बहुत ज्यादा ला के दे रहे हैं। तो ये कोई किसी और मुल्क में मैं समझता ये अगर होता तो क़यामत आ जानी थी, और अमेरिका, यूरोप, क्या बाकी इंडिया वगैरह में भी अगर किसी मुल्क में भी होता। और ये हफ्तों से अब ये मामला जारी है और अभी भी एक डिनायल है और अभी भी सही जवाब नहीं दे रहा। लेट्स होप आप और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसका जवाब हमें मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब आपका। बहुत शुक्रिया अली एहसान, आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आमिर साहब वक्त भी खत्म हो गया, आपका बेहद शुक्रिया। देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।